अब हम लोग हमारा एक न्यू चैप्टर यहां से स्टार्ट करने वाले। दैट न्यू चैप्टर इज योर कंपनी अकाउंट्स। ओके, आई होप सब लोगों ने ये 12th में पढ़ा होगा, लेकिन वो इतना इज्जत से नहीं पढ़ा होता है। दैट आई नो वेरी वेल, क्योंकि आपके 12th के जो पर्टिकुलर पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अकाउंट उसमें और में आता है, ऑप्शन में आता है। तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट को ऑप्शन में उड़ा दिया होगा। इन शॉर्ट, कंपनी अकाउंट को इन्होंने ज्यादा मैटर नहीं किया होगा, ऐसे आप में से काफी लोग होंगे। ओके, तो बच्चों बेसिकली ये कंपनी अकाउंट को लेके मैं एक चीज आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा। हमारा जो सीए फाउंडेशन होगा, ओके, तो सीए फाउंडेशन में आप एक बात पकड़ के चलना, कंपनी अकाउंट को हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट, जितनी भी राइट फ्रॉम बिगिनिंग अप टिल नाउ जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, हर अटेम्प्ट में कंपनी अकाउंट आपको 10 मार्क के लिए शॉर्ट दिखेगा, बोले तो दिखेगा। ओके, उससे ज्यादा भी आ सकता, बट मिनिमम 10 मार्क्स के लिए आ चुका है। इसका वेटेज अभी तक के एग्जाम्स में कैसे कैसे था वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना तो आप पकड़ के चलना, मिनिमम 10 मार्क्स फिक्स टू फिक्स आपके कंपनी अकाउंट से निकल के आता है। ओके, अब बच्चों ये कंपनी अकाउंट का ये जो चैप्टर रहेगा इसका काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, इंपॉर्टेंस ना सिर्फ आपके फाउंडेशन में है, बल्कि आप जब सीए इंटर में जाओगे तो आपको अकाउंट दो मिलेंगे। एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंट और दूसरा सब्जेक्ट है आपका एडवांस अकाउंट। ओके, तो ये जो अकाउंट है इसमें आप ऐसा पकड़ के चलो 3 से 4 चैप्टर्स जो फिक्स आते ही आते हैं वो आपके इस कंपनी अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। जो चैप्टर हम लोग अभी फाउंडेशन में करेंगे तो ये सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट में 3 से 4 चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट नजर आएगी। ओके, और क्योंकि वो तीनों चारों चैप्टर आते बोले तो आते ही अकाउंट में। एडवांस अकाउंट का जितना भी पोर्शन है आप ऐसा पकड़ के चलो 75% ऑफ एडवांस अकाउंट जो है वो आपके इस कंपनी अकाउंट के ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, बात समझो, मैं आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वेटेज होता है। जिस चैप्टर को मैक्सिमम लोगों ने और में छोड़ा तो उसका मैं आपको वेटेज पहले बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस जब हमें पता होता है ना, फिर अकॉर्डिंगली बंदा वैसे वर्क भी करता है। और क्योंकि ये कैश बुक जैसा चैप्टर नहीं है जिसको हम लोग फटाफट फटाफट कर भी लेंगे, आपको समझ में भी आएगा, ये डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन यहां पे हमको गिर पड़ के पढ़ना पड़ेगा, आराम आराम से देखना पड़ेगा। इसको मैं काफी सारा टाइम हमेशा अलॉट करके रखता हूं। अब जनरली थोड़ा सा मैं डिले करता हूं इसमें, बट पहले ले रहा हूं क्योंकि अगर ये वाला टॉपिक अगर आपका निपट जाए तो मेरा भी दान कम हो जाएगा और साथों साथ आपका भी काफी बड़ा एक चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, और एक जनरली मैं तो आपको इतना ही बोलता हूं, काफी लोग हैं जो मैं इंटर में देखता हूं, पहले फाउंडेशन या जो सीपीटी से बच्चे आए हुए होते हैं तो उनका हमेशा एक ही प्रॉब्लम होता है, सर कंपनी अकाउंट से पता नहीं कैसा डर लगता है। ओके, काफी बच्चे मैंने देखे, बट इंटर में आने के बाद कंपनी अकाउंट उनका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। ओके, जितने भी कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे उनके फेवरेट टॉपिक बनने लगते हैं। ओके, अब ये मैंने काफी बार देखा है, काफी स्टूडेंट्स के साथ में देखा है। जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे साथ में फाउंडेशन किए हुए उनको तो सवाल ही नहीं, ये वाला टॉपिक तो काफी अच्छे से आता है, बट जो बाकी भी आ जाए उनका भी इंटर में ये अच्छे से कवर अप हो जाता है। ओके, तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बोलूं तो भाई आगे इंटर तक इसका वेटेज रहेगा। अभी तो 10 मार्क के लिए है, आगे इंटर में 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट में अकाउंट में 3 से 4 चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे है, और एडवांस अकाउंट आप पकड़ के चलना 75% ऑफ द एडवांस अकाउंट आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, और ये इधर ही नहीं रुकता, बल्कि जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो सीए फाइनल में अकाउंट को अकाउंट नहीं बोला जाता, अकाउंट को बोला जाता है एफआर। एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगा आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 100% भी बोलूं या मैं 98% कर देता हूं तो भाई 98% आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी अकाउंट ही दिखेगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक आज आप लोग पढ़ने वाले हो, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, तो ये टॉपिक का रिलेवेंस कितना रहेगा। ओके, तो इस बात को ख्याल रखना। अब फिलहाल हम लोग फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन की बात करते हैं। ओके,
ये कंपनी अकाउंट के अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे 3 यूनिट देके रखे हुए। ओके, देयर आर 3 यूनिट्स फॉर दिस। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको बेसिक थ्योरी दी हुई है कंपनी अकाउंट की। ओके, यू हैव बीन गिवन विद व्हाट, थ्योरी ऑफ कंपनी अकाउंट्स। यूनिट 2 में आपको शेयर्स की अकाउंटिंग दी है। किसकी? शेयर्स की आपको अकाउंटिंग यहाँ पे देके रखी है। और जो आपका यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 में आपको डिबेंचर्स की सारी अकाउंटिंग देके रखी हुई है। ओके, तो ऐसे आपका ये पूरा कंपनी अकाउंट का ये चैप्टर आपका बन जाएगा। पहले 4 यूनिट हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ सीपीटी। सीपीटी को 4 यूनिट होते थे। इसमें एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी यूनिट हुआ करता था एट द टाइम ऑफ सीपीटी। बट हुआ इसे, अब वो जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर है वो उन्होंने सीपीटी, या मैं बोलूंगा जो सीपीटी में पहले होता था, अब उन्होंने वो फाउंडेशन में नहीं रखा और फाउंडेशन से उठा के उसे कहां पे डाल दिया, आगे सीए इंटरमीडिएट में डाल दिया। ओके, तो वैसे तो वो कंपनी अकाउंट का ही पार्ट है, 4th नंबर का यूनिट हुआ करता था पहले जमाने में, सीपीटी के जमाने में। बट अब उन्होंने उसको उठा के कहां फेंक दिया, सीए इंटर में फेंक दिया। तो आपको वो चैप्टर तो वही जाके मिलेगा। बट हमको बेसिकली यहाँ पे ये पर्टिकुलर 3 चैप्टर से यहाँ पे डीलिंग करनी है। ओके, अब इसमें यूनिट 1 है कंपनी अकाउंट की पूरी पूरी थ्योरी। अब देखो, अपने फाउंडेशन में 2 टाइप के स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऐसा पकड़ के चलना 11 12 मैथ्स होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका 11 12 एसपी होगा। ठीक है, तो जो लोगों का एसपी होगा, मैं यहां जो ये थ्योरी पढ़ाऊंगा या जो थ्योरी का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत इजीली उनको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दे हैव टेकन द एसपी सब्जेक्ट। एसपी में ये सारी चीजें हुई रहती है। ओके, बट जो लोग मैथ्स कर चुके हैं, मैथ्स के थ्रू इसमें आ रहे हैं, तो उन लोगों को यहां पे थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे अकॉर्डिंगली ये जो थ्योरी है वो ऐसी पढ़ानी है जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ओके, तो आई विल बी टीचिंग यू लाइक दैट। अच्छा, ये थ्योरी जो है ना बच्चों, इसको मैं अगर गिर पढ़ के यहाँ पे सिखा दूं तो मेरे लिए इसमें और एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है मेरे लिए? कि देखो, यहां मैंने अगर आपको ये थ्योरी समझा दिया अच्छे से, तो आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है, ओके, या जो हमारा बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, ओके, पता है ना आपको, तो ये बिजनेस लॉ में आपको कंपनीज एक्ट है। ओके, एक एक्ट है आपको, कौन सा? कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनीज एक्ट में इस यूनिट के, अगर हमने ये यूनिट बहुत अच्छे से किया तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि आपका साइमल्टेनियसली यहां से कंपनीज एक्ट चलने लग जाएगा। ओके, मतलब आपके कंपनीज एक्ट भी चलने लगेंगी। अब देखो, ये मैंने बहुत सोच समझ के इसको ऐसा प्लेस किया है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से कंपनी अकाउंट तो सीख ही रहे, तो यहां पे हम लोग पहले तो थ्योरी देख लेंगे, फिर इसकी अकाउंटिंग चलती रहेगी। बाजू से बिजनेस लॉ में हमारा, आपको भी पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटने आया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटने आया तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले लेंगे, वहां से कंपनीज एक्ट उठा लेंगे। और कंपनीज एक्ट, क्योंकि यहां अकाउंट में भी आपका ये थ्योरी का टॉपिक है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कंपनीज एक्ट, इस कंपनीज एक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेड है, वो हमारे इधर ही कवर हो जाएंगे, अकाउंट में ही कवर होंगे। तो हम जब कंपनीज एक्ट सीखेंगे तो वहां से हम लोग एकदम फटाफट चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये इधर अकाउंट्स में उसके लिए मेहनत कर रखी है। ओके, तो 2 ऐसे टॉपिक अगर आपके साइमल्टेनियसली चले तो फिर आपको कोई देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका फिर फटाफट क्या हो जाएगा बताना, आपको ग्रास्प भी हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली मैंने सोच समझ के ये दोनों चैप्टर ऐसे जगह पे प्लेस कर दिए। ठीक है, तो चलो, अब मैंने इतनी बातें तो बहुत आपको बताई। देखो, अरे गहरे टॉपिक के लिए अपन इतना भाव भी नहीं देते, बट बेटा टॉपिक है ना अच्छा, तो फिर उसको उतना अपने को जोर लगा के देखना ही पड़ेगा। ओके, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना पड़ता है, टॉपिक का वेटेज कितना होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, है ना। चल, तो वी आर गोइंग अहेड विथ योर कंपनी अकाउंट्स। तो हम लोग अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी अकाउंट के थ्योरी पे फोकस करेंगे। ओके, तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी ढंग से समझ लो, थ्योरी को अच्छे से दिमाग में डाल लो, और फिर उसके बाद आप लोग जब अकाउंटिंग करोगे इसकी, तब तो बहुत आसान जाएगा। अकाउंटिंग विल बी वेरी सिंपल। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाने तक मुझे आराम से लेना पड़ेगा, बिकॉज काफी सारे लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं। ओके, तो चलो ध्यान देते। अब बच्चों, कंपनीज अकाउंट ये जानने के पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड व्हाट इज नॉट। ओके, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बेसिक पहले ऊपर से उड़ती उड़ती अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। ओके बच्चों, आपने कभी सुना होगा या कभी देखा भी होगा, आपके कोई रिलेटिव होंगे या आपके फादर पेरेंट्स वगैरह जो भी होंगे, ओके, वो अगर किसी कंपनी में जॉब करते, तो वो कंपनी अगर उन्हें फैसिलिटी देती है, जैसे कंपनी से लेट से कैब आती है, तो कैब में जाके आपका रिलेटिव बैठता है या फ्रेंड होगा कोई या फिर और कोई रिलेटिव होगा या आपके पेरेंट्स होंगे, तो वो बैठ के जाते हैं काम करने के लिए कंपनी में और कैब उन्हें वापस लाके छोड़ती है। आपने कभी सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव वो अगर बैठे हो तो बातें करते हैं कि यार हमको तो कंपनी से बहुत फैसिलिटी मिलती, खाना कंपनी के पास रहता, ओके, एक टाइम का खाना, और उसके बाद में मोबाइल कंपनी के थ्रू मिल जाता, लैपटॉप कंपनी से मिल जाता। ओके, आपने ऐसी बहुत सारी बातें आई होप सुनी होगी। ओके, कंपनी देती। मुझे एक बात बताना, मान लो अपने एक जानना कि मैं कंपनी की नाम लेता हूं या कंपनी का बात बोलता हूं, आपको पता ही होगा ना, माइको, दैट इज अ कंपनी। माइको का नाम सुना ही होगा सबने। तो माइको क्या है बताना है, कंपनी है। ओके, अब ये कंपनी जो है, हमेशा याद रखना, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक नॉर्मली मुझे एक बात बताना, आप लोगों के पास में लेट्स से 10 लाख रुपीस है और आपने सोचा कि यार चलो अपन क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्टअप कर देते हैं। ओके, आपको जो भी इंटरेस्टेड बिजनेस लगता वो आप लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्टअप कर दिया। ओके, मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है कि यार रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट में काफी पैसा है। अभी तो खैर कोरोना की वजह से क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा ठंडा है सारा मामला, बट फिर भी रेस्टोरेंट में ऐसा पकड़ चलो काफी जबरदस्त कमाई होती है। तो ये आपको लगा, तो आपने क्या किया, 10 लाख रुपीस लगा दिए, काय के लिए बताना, आपके एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए, कैपिटल उसके अंदर लगा लिया। अब एक बात समझ के चलना, आपको अगर कोई भी पूछे कि यार तेरा रेस्टोरेंट है क्या, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मेरा रेस्टोरेंट है। ओके, बात समझ में आ रही ना आपको। लेकिन अगर मान के चलो वही 10 लाख रुपीस में आपको दूं और आप लोग एक कंपनी फॉर्म कर दो, आपने कंपनी बना ली। ओके, तो जब आप कंपनी बनाओगे तो हमेशा याद रखना बच्चों, अब वो कंपनी अलग हो गई, आप अलग हो गए। आप बोल नहीं सकते हो कि ये मेरी कंपनी है, अरे मेरी तेरी कुछ नहीं होती, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही आप कोई कंपनी बनाते हो ना, तो कंपनी अपने आप में क्या हो जाती है बताना, एक अलग चीज बन जाती है। ओके, जैसे बेजो शीतल के बारे में सुना होगा, जानना की बात कर रहा हूं, फिर अपनी राजू स्टील एंड ऑल। देखो, जो ये ऐसी कंपनीज फॉर्म करते हैं, ओके, अब बोलने के लिए कॉमन पैरेलल्स में हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कंपनी का क्या है बताना, ये कंपनी का मालक है या इसकी कंपनी है। तो बात समझ के लेना मेरी बच्चों, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है इनके मेंबर्स से, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स व्हाट मेंबर्स, जो इसको फॉर्म करते हैं ना, उससे अलग एंटिटी होती कंपनी। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। What I'm telling here, in the eyes of law, मतलब लॉ के नजरों में कंपनी को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। जैसे तुम, मैं, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब कौन है, ये अलग अलग पर्सन है। इनको तो लॉ नहीं, हम खुद समझते कि भाई ये अलग पर्सन है। बात समझ में आ रही है। पार्थ और यश क्या है, अलग अलग पर्सन है। अरे बात समझ रही कि नहीं समझ रही। ओके, तो ये जैसे अलग अलग पर्सन है, वैसे ही समझ के चलना, कंपनी भी एक अलग पर्सन है। मैं अगर बेजो शीतल की बात कर रहा हूं ना, तो आप ऐसा समझ के चलना, मैं किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूं, बट वो पर्सन कैसा है बताना, आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट पर्सन इज व्हाट, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल बोले तो ऐसी दाटन मुट्ठी का, झूठ मुठ का पर्सन। बात समझ में आ रही है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो हमारे जैसा तो पर्सन नहीं है, उसको ना हाथ है, ना पाव है, ना नाक है, ना कान है, कुछ भी नहीं, बट फिर भी इन द आईज ऑफ लॉ उसे पर्सन माना जाता। तो कंपनी उसमें से एक है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप एक कंपनी बना देते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूं, माइको हो गया, बेजो शीतल, राजौरी एंड ऑल, ये जैसे ही आप कंपनी बना लेते हो ना, तो कंपनी एक अलग पर्सन माना जाता। जैसे तुम, मैं वगैरह वगैरह सब अलग अलग पर्सन है ना भाई, वैसे ही कंपनी को भी एक अलग पर्सन माना जाता। ओके, तो
that company will be called as what? Artificial person. That company will be called as what? Your artificial person. Okay. अब बच्चों, ये कंपनी को क्योंकि आप अलग पर्सन मान रहे, तो अगर मान लो कोई असेट परचेस कर रहे हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो वो ओनर भले ही परचेस करके ला रहा होगा, अगर कंपनी के नाम पे लाया ना, तो हम लोग मानेंगे कि वो असेट किसकी है बताना, आपके कंपनी की है, ना कि उस ओनर की। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अगर एक कंपनी का मान लो ओनर, या मैं बोलूंगा जिसने कंपनी फॉर्म करी, उसने कंपनी में एक कार लेके आया, ओके, परचेस की है कार, लेकिन कंपनी के नाम पे परचेस की, तो मुझे एक बात बताओ, वो कार उस परचेसर की रहेगी या कंपनी की रहेगी? तो आपने बोलना सर कंपनी की रहेगी। क्यों कंपनी की रहेगी? क्योंकि आप कंपनी को अगर अलग पर्सन मान रहे, कंपनी को अगर आप लोग अलग पर्सन मान रहे हो, तो कंपनी क्या कर सकती बताना, खुद के नाम पे खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। या मैं तो एक सिंपली अभी आपको इतना ही बोलूंगा कि कंपनी क्या कर सकती बताना, खुद ही खुद के नाम पे परचेस कर सकती है ऐसे। हाँ, भले ही वो फिजिकली कंपनी जाके कहीं असेट परचेस करके नहीं लाएंगी, कंपनी के बिहाफ पे कोई बंदा परचेस करके लाएगा असेट, बट इतनी बात याद रखना, कंपनी की असेट मानी जाएगी। वो भले ही आप परचेस करके ला रहे हो, बट अगर कंपनी के नाम पे परचेस करके ला रहे हो ना, तो उस असेट पे ओनरशिप किसकी बनने वाली है? कंपनी की बनेगी। आई होप आपको समझा होगा। तो सिंपली एक ही बात बोलता हूं बच्चों, नॉर्मली जैसे मान लो ये पान टपरी वाला हो गया, या जो भी सोल प्रोप्राइटर होगा, या इवन पार्टनरशिप फर्म भी होती है ना, तो अगर इन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया, तो वो सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों वन एंड द सेम माना जाता। लेकिन अगर कंपनी की बात करोगे, तो एज एंड व्हेन यू आर फॉर्मिंग द कंपनी, जब भी तुमने एक कंपनी फॉर्म करी, तो कंपनी को आप लोग क्या मानने वाले हो बताना, एक सेपरेट पर्सन मानने वाले हो। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखो, कंपनी क्या है बताना, एक सेपरेट पर्सन है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, अब ये इतना मोटा मोटा आपको बैकग्राउंड मिल गया, तो हम लोग अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है, ये सब हम लोग यहां से सीख के लेंगे। ओके, ये इंट्रोडक्शन को मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सीधे आ जाओ मीनिंग पे। ओके, देखो क्या बोला है, द वर्ड कंपनी इन एवरीडे यूसेज इंप्लाइज एन assemblage of person of social purpose, companyship as follows. As a form of organization, the word company implies group of people who voluntarily agreed to form a company. मतलब क्या हुआ, अगर हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचे, तो कंपनी का मतलब क्या निकलता, जब कुछ लोग, जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आके एक कंपनी फॉर्म कर देते। या देखो, हम नॉर्मली क्या बोलते कि यार वो शादी में मैं नहीं जाता, मेरे को कोई कंपनी नहीं मिलेगी वहां पे। अरे बात समझ रहे हो क्या, कोई मेरे को कंपनी देगा क्या वहां पे? ये आप लोग कंपनी नॉर्मली कब बोलते हैं, जब आपको किसी चीज का एसोसिएशन या कुछ लोगों का आपको एसोसिएशन मिलता, तो आप बोलते मेरे को कंपनी मिली, है ना। आपको मूवी को जाना है, तो आप आपके बेस्ट फ्रेंड को लेके जाओगे, आप बोलेंगे यार ये रहा तो मजा आती है। ओके, तो मतलब क्या हो रहा, मतलब आपको कंपनी मिल रही। तो बेसिकली आप कंपनी बोले तो नॉर्मली क्या मानते हैं, जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, दैट विल बी लुक लाइक एज व्हाट योर कंपनी। तो हमेशा याद रखो, द वर्ड कंपनी इंप्लाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी एग्री टू फॉर्म अ कंपनी। द वर्ड कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम विथ और टुगेदर एंड पेनिस, और इसका मतलब होता है ब्रेड। ओके, ओरिजिनली द वर्ड रेफर्ड टू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मर्चेंट मेन डिस्कसिंग मैटर्स एंड टेकिंग द फूड टुगेदर। अब पहले क्या होता था, एकदम पहले जमाने में, अब ये लोग क्या करते थे बच्चों, काम किया करते थे। ओके, मान के चलो आप लोग सब लोग एकदम पुराने एरा में चले गए हो। ओके, तो जहां तक देखो वहां तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सब जगह हरियाली है, और आपने आपका बिजनेस किया। देखो बेटा, पहले से भी तो लोग धंधा करते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, मान लो सुबह से उठ के बिजनेस करने के, और जब दोपहर तक का टाइम आता था, तो तब लंच का टाइम होता था, तो ये लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा पेड़ देख के नीचे बैठ जाते थे और वहां पे साथ में खाना खाते थे। ओके, तो ऐसे जो आसपास के जितने बिजनेसमैन होंगे, वो सब एक जगह पे इकट्ठे होते थे और मस्त पैकी क्या करते थे बताना, खाना खाते थे। ओके, अब सवाल ये उठता, ये लोग
सिर्फ बैठेंगे, सिर्फ खाना खा के उठ के चले जाएंगे क्या? तो जवाब है नहीं। खाना खाते वक्त ये दो क्या किया करते थे, इनके जो भी बिजनेस के मैटर्स है तो वो डील किया करते थे कि यार मेरे बिजनेस में ऐसा चल रहा है, मेरे बिजनेस में वैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सब बातें एट द टाइम ऑफ देयर लंच एंड वगैरह वगैरह ये सब लोग किया करते थे। तो इसी के लिए कंपनी वर्ड डिराइव हुआ। देखो ना, कम कम मतलब विथ ऑल टुगेदर, सारे लोग साथ में बैठे, और यहाँ पेनिस, और इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये कहां का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, देखिए ये भी समझ के लेना पड़ेगा। तो और वहां पे उसका मतलब क्या होता है, ब्रेड। तो साथ में ब्रेड, इसका मतलब क्या, साथ में ब्रेड, इसका मतलब है साथ में खाना खाते थे। ओके, तो मेनली ये लोग जब साथ में खाना खाते थे तो अपने जो भी मैटर्स होते थे बिजनेस के, तो वो आपस में डिस्कस किया करते थे। ओके, और बस इसको ही फ्यूचर में फिर थोड़ा थोड़ा आगे ले जाके वर्ड दे दिया गया कंपनी। ओके, however in law the company is termed as a company which is formed and incorporated under the Companies Act 2013 or any existing company formed under registered under any other previous company law. Okay, अब देखो ये तो सब फालतू की बातें हैं, यहां से आपके कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन आ रही है। ओके, तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट ने बहुत सिंपली बोला कि भाई देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, नोट करके लेना। तो कंपनीज एक्ट सेज दैट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब आप बोलेंगे सर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, तो रजिस्टर्ड। ओके, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013 or any other previous act. Okay, or any other previous act। तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले बताना, इसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता, कंपनी का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो रहा, तो बेटा इसका मतलब ये होता कोई भी कंपनी जो फॉर्म हुई है या रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें अगर रजिस्टर्ड हुए वाली होगी, या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ। देखो कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले और दूसरे एक्ट हुआ करते थे। तो हमको बस इतनी बात देखनी है, जिस पर्टिकुलर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। तो तुमको इस डेफिनेशन से आई नो वेरी वेल कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस इतना आप जान लो, कंपनी को कंपनी बनाने के लिए उसे रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता, ये बात समझ के लो। बस आप इतना समझ गए, मेरे लिए काफी है। व्हाट आई एम टेलिंग हियर, कंपनी को अगर कंपनी बनाना है तो उसे रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है, और रजिस्टर्ड भी कहां पे बताना, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर कोई तुम्हारा पहले का एक्ट था तो तुमने उसे पहले से रजिस्टर वहां पे कराया तो भी ठीक है। ओके, तभी उसे काय का दर्जा दिया जाएगा, तभी उसे काय का स्टेटस दिया जाएगा, तो कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? ओके, तो कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, या तो कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड होगी या किसी एक्ट के अंदर पहले के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो ही उसे हम लोग क्या बोलने वाले, कंपनी बोलने वाले। ओके, तो ये बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। बट ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से फिर भी हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हुआ रिगार्डिंग द कंपनी। ओके, तो फिर इसको ज्यादा अगर आपको समझना है तो आप समझ के लेना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग इसे ज्यादा समझ के ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, देखो, इट बिकम्स सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है बताना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैं अभी अभी आपको समझा रहा था, जब आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो तो वो एक अलग एंटिटी मानी जाती है, अलग बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तुम, मैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जो जैसे अलग अलग पर्सन है, वैसे ही जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो वो एक अलग पर्सन जैसे ही मानी जाती है। अब जैसे बेजो शीतल एक पर्सन है,
लेकिन कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको कोई हाथ पांव कान वगैरह है क्या? कुछ नहीं है, तो वो क्या बनेगी बताना? आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी। दैट मीन्स दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट है और लीगल एंटिटी है। इसको बिजनेस क्या, इसको लॉ क्या करता है बच्चों? रिकॉग्निशन देता है। ओके, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। ओके, अब ये सब चीजें क्योंकि नीचे आनी है तो मैं आपको नीचे इसको डिटेल में बताऊंगा। तो बेटा यहां जितना भी लिखा है ना, ये सारा की सारा देखो यहां नीचे बहुत डिटेल में आ रहा, तो मैं उसको वहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं और सीधे मैं कंपनी के फीचर्स पे आ रहा हूं। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी। कंपनी के कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन से कंपनी नहीं समझती, तो कंपनी को समझना है तो आपको उसके फीचर्स जानने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके फीचर समझे तो आप लोग कंपनी समझ सकते हो, अदरवाइज कंपनी नहीं समझेगी। ओके, तो नाउ वी आर सीइंग व्हाट फीचर्स ऑफ योर कंपनी। क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के? ध्यान से समझना। इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैं आपको अभी बोला रजिस्टर्ड। ओके, देखो यहां पे अभी मैंने आपको समझा है इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। ओके, तो कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। अब किसके दिमाग में आ रहा होगा सर, एसोसिएशन का मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते तो उसको बोलते एसोसिएशन। तो कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। जब दो से ज्यादा लोग साथ में आए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, तो वो बन जाती है कंपनी। अब कैसे रजिस्टर कराते कैसे नहीं, वो सब आगे की बात है, बट ध्यान रखना एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे और वो इनकॉर्पोरेट करा के ले रहे, और इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? अपने आप को रजिस्टर करा रहे, तो फिर वो जाके कंपनी बनेगी। ओके, देखो A company comes into existence through the operation of law। मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, मतलब लॉ से कंपनी बन सकती है। देखो ना, हमने डेफिनेशन में क्या देखा? कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी उसको बोलेंगे जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है? एक लॉ है। ओके, तो जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है तो उसी को हम लोग कंपनी बोलेंगे। तो आपको समझ रहा होगा कि ये जो आपकी कंपनी है इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से क्या होता है बताना? एग्जिस्टेंस में आती है कंपनी। ओके, देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इज मस्ट। तो इसके लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना कंपलसरी है। ओके, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना क्या होता है बताना? कंपलसरी होता है। ठीक है, तो जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन उसका जब तक नहीं होगा, तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती। ओके, तुम मैं अपने क्लास के मान लो एक 15-20 लोग हैं, या पूरे अगर टोटल मिलाए तो वो 30-34 हो जाते हैं आपके फाउंडेशन के, तो अपन सब लोग साथ में आ गए और साथ में आके अपन ने एसोसिएशन बना लिया। तो क्या कंपनी बना दी क्या अपन ने? नहीं भाई, कंपनी ऐसे नहीं बनेगी। अपन सब साथ में आके एसोसिएशन बना के कुछ नहीं होता। एसोसिएशन बनाओ तो बनाओ और साथ में उसको रजिस्टर्ड भी कराओ, इसको इनकॉर्पोरेट भी कराओ अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो जाके आप लोग क्या बना सकते हो? कंपनी बना सकते हो। ओके, विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। यही तो बोल रहा हूं ना, आप तुम मैं हम इतने 30-35 लोग अगर साथ में आ जाए तो क्या ये एसोसिएशन से कंपनी बन रही क्या? तो जवाब है नहीं बनती। कंपनी बनाने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट ओवर हियर? इसका रजिस्ट्रेशन कराना। जब तक आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, या जब तक आपका जो एसोसिएशन है इसका आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, रजिस्ट्रेशन भी कैसा? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक आपकी कंपनी बनती ही नहीं है। ओके, तो देखो वापस से पढ़ते हैं। तो कंपनी के हम लोग फीचर्स देख रहे हैं। तो फीचर्स में पहला फीचर हम लोगों ने क्या सीखा? इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कंपनी एग्जिस्टेंस में आती। देयरफॉर incorporation of company
अंडर द कंपनीज एक्ट इज मस्ट, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आने वाली, ये चीज का आप लोग ख्याल रखना। बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब क्योंकि इसे लॉ ने बनाया है, इट इज रिगार्डेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि इसे लॉ बना रहा है। तो मैं आपको पहले भी बताया, इन द आइज ऑफ लॉ इसे क्या माना जाता है बताना, एक पर्सन माना जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, पर्सन, एक सेपरेट पर्सन मानते हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। ओके, आई होप सबको पहला फीचर समझा होगा कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब सिंपली बोलूं तो इसमें आपको इस पॉइंट में याद क्या रखना पड़ेगा, तो आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा कि कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ओके, इसमें इतना ही याद रखो, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो तब तक आपकी कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती। ओके, तो कंपनी को जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हो तब तक कंपनी आपकी पिक्चर में ही नहीं आएगी। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, अब जैसे मैं अभी अभी आपको बता रहा था, जैसे आप कंपनी को फॉर्म कर देते हो, जैसे आपने कंपनी बना दी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मींस कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। अब जैसे बेजो शीतल है, मईको है, ये सब पर्सन माने जाएंगे बच्चों, इनको अलग अलग पर्सन माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, अब इनको बनाने वाले कौन है मैटर नहीं करता, वो बनाने वाले अलग, कंपनी अलग। ओके, ये अपने आप में क्या बन जाती है बताना, एक पर्सन बन जाती है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोला है यहाँ पे, a company has a separate legal entity and is not affected, यहाँ affected आना चाहिए, by the changes in its membership। ओके, तो भले ही आपकी मेंबरशिप बदलो, अब मान लो आप, तुम, मैं, अपन कुछ मान के चलो 30 लोग हैं, अपन 30 लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई, अपन 30 लोगों ने मिलके क्या करिए, कंपनी बनाई है, तो अपन सब उसके क्या बन गए, मेंबर बन गए। ओके, लेकिन अब अपन मेंबर थे, अब मान लो अपन ने अपनी मेंबरशिप कोई और दूसरे 30 लोगों को दे दी, तो अब वो मेंबर बने, अब हम मेंबर नहीं है। बट सवाल ये उठता, क्या कंपनी को धक्का भी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, अरे भाई तुम मेंबर आओ जाओ, कहीं से भी चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं गिरेगा, आपके जो कंपनी है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा। ओके, कंपनी के मेंबर्स अलग, वो चेंज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, फर्क नहीं गिरेगा, हाँ कंपनी एज अ होल एक अलग पर्सन मानी जाएगी। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, a company has a separate legal entity and is not affected by changes in its membership, तो इसकी मेंबरशिप भी चेंज हो जाए तो उससे भी कभी ये अफेक्ट नहीं होने वाली। ओके, therefore being a separate business entity, a company can contract, sue and be sued in its incorporated name and capacity, क्योंकि ये एक अलग कंपनी है, एक अलग बिजनेस एंटिटी है, तो कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, company can sue and be sued its incorporated name and capacity। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कंपनी को उसके नाम से स्यू किया जा सकता, मतलब अगर आपको कभी केस डालना है तो आप कंपनी के नाम पे केस डाल सकते हो, या कंपनी को अगर तुम्हारे पे केस डालना है तो कंपनी अपने खुद के नाम पे तुम्हारे ऊपर स्यू कर सकती है। ओके, कंपनी के साथ में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अरे बात समझे कि नहीं समझे, क्यों हम लोग ये कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को एक सेपरेट पर्सन ही माना गया है ना बच्चों, तो कंपनी क्या कर सकती है बताना, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब जैसे मान लो एक कंपनी है, ओके, मान लो आप लोगों ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है, आप और आपके 2-3 दोस्त थे, तो मान लो 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म कर दी। ओके, और एक कंपनी फॉर्म करी, और इस कंपनी के लिए आपको लग रहे थे कुछ असेट्स, यू आर रिक्वायरिंग व्हाट, असेट्स, तो आपने असेट्स भी लाए। ये 4 लोगों ने लाए, ये 4 लोग आप हो, तो आप लोगों ने असेट्स लाए कंपनी के लिए। अब सवाल ये उठता, ये असेट किसकी, तुम्हारी या फिर कंपनी की? तो बच्चों मेरा सीधा सा जवाब ले लेना, आप लोग
की असेट नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये तो कंपनी की असेट मानी जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अपने खुद के नाम पे कर सकती है। ओके, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्टली कंपनी का नाम यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कभी स्यू करना है तो मान लो अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, कंपनी का काम है लेट्स से ड्रिंकिंग वाटर बनाना, ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स बनाना, ये इस कंपनी का काम है। अब एक आधी ड्रिंकिंग बॉटल में पता नहीं कुछ अलग ही निकल गया, लेट से लीकर ही निकल गई उसके अंदर। ओके, थी वाटर बॉटल और उसमें क्या निकल गया बताना, उसमें लीकर निकल गया। अब ऐसे बंदे ने वो कंज्यूम कर लिया जिसने कभी लीकर को हाथ ही नहीं लगाया। अब होगा क्या, वो अगर केस फाइल करना चाहे तो वो कंपनी पे केस फाइल करेगा या आपके 4 लोगों पे करेगा जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है। तो जवाब इसका ये मिलेगा, उस बंदे को अगर केस डालना है ना तो इन 4 लोगों पे केस नहीं डाल सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के ऊपर क्या डाल पाएगा, केस डाल पाएगा। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना, कंपनी कैन बी स्यूड एंड बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे उस पे आप लोग स्यू भी कर सकते हैं या कंपनी आपके ऊपर स्यू कर सकती है। ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और ये सब किस चीज की वजह से हो रहा, क्योंकि कंपनी का क्या होता है बताना, सेपरेट लीगल एंटिटी होता, उसकी वजह से ये सब चीजें हो सकती है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ द कंपनी। और फीचर्स ऑफ द कंपनी में अब तक हमने कितने फीचर्स देखे, हमने देख लिए 2 फीचर्स। नंबर 1 क्या है बताना, इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज योर एसोसिएशन। ओके, और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन किसको बोलेंगे, जब आप इनका रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जाके वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनता। ओके, तो कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, इट्स कंपलसरी। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इन द आइज ऑफ लॉ ये अलग एंटिटी मानी जाती है। इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग पर्सन माना जाएगा इसको। ठीक है, और क्योंकि इसको आप अलग पर्सन मान रहे हो तो फिर क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई बंदा अगर कंपनी पे स्यू करना चाहे, केस करना चाहे तो कंपनी के नाम पे कर सकता, या फिर कंपनी किसी पे स्यू करना चाहे तो वो भी क्या कर सकती बताना, खुद के नाम के थ्रू स्यू कर सकती है। ओके, तो ये हमने यहां पे देखे 2 पॉइंट। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं एक 3rd पॉइंट पे। देखो ये सारे हमारे क्या चल रहे हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी, क्या क्या खूबियां है आपके इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो ये सारी बातें हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ओके, इसको परपेचुअल सक्सेशन भी बोला जाता। ओके, इसको और क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन भी बोला जाता। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार समझा दूंगा। देखो मैं इतना इसको डिटेल में इसके लिए भी समझा रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट को, क्योंकि आपको ये कंपनीज एक्ट है किसमें, लॉ के अंदर, और यहां जो फीचर्स पढ़ रहे हो ना, ये फीचर्स आप लोगों को वहां पे भी पढ़ने हैं। तो क्योंकि वहां पे भी पढ़ने हैं तो इसके लिए मैं यहां बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका बेस वहां पढ़ते टाइम और भी गिर जाए। ओके, तो परपेचुअल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब बच्चों मान के चलो एक कंपनी है और इस कंपनी में ऐसा मानो 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स ने मिलकर कंपनी बनाई है। ओके, अब ये चारों मेंबर एक गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट और ये चारों के चारों अटक गए। ओके, 4 मेंबर्स थे, इन्होंने कंपनी बनाई और चारों के चारों मेंबर कहां पे जा रहे थे बताना, गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो चारों के चारों का क्या हुआ बताना, एक्सीडेंट हुआ। अब सवाल ये, अब कंपनी खत्म होगी कि नहीं, कंपनी बंद होगी या नहीं, तो बच्चों जवाब है बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि कंपनी का मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसके मेंबर्स मरो खपो या उनके साथ में कुछ भी हो जाओ तो भी आपकी कंपनी बंद पड़ने वाली है क्या, तो जवाब है नहीं पड़ेगी। कंपनी विल नॉट बी स्टॉप या कंपनी विल नॉट बी लिक्विडेटेड, कंपनी बंद नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन द आइज ऑफ लॉ
कंपनी का एक अलग क्या है बताना, एक रुतबा है। तो फिर उसके मेंबर्स के साथ कुछ भी हो जाए, वो मेंबर्स की डेथ हो जाती है या मेंबर इंसॉल्वेंट होता है, मैं बोला ना मरो खपो, मरो डेथ हो गई, खपो इंसॉल्वेंट हो गए, ओके। तो ये मेंबर के साथ में कुछ भी हो जाए तो भी आप याद रखना आपकी कंपनी इज नेवर गोइंग टू बी वाइंड अप, ये कंपनी क्या नहीं होने वाली, वाउंड अप नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो फिर इसी को तो क्या बोला जाता, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसी को तो क्या बोलते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्योंकि आपके जितने मेंबर्स है जिन्होंने कंपनी बनाई, वो उनके साथ में अगर कुछ भी होता तो भी कंपनी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, तो भी कंपनी जिंदा है, बची रहेगी। तो इसी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं बच्चों कि कंपनी का क्या होता है बताना, परपेचुअल सक्सेशन होता, या इसको परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोला जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल बी गोइंग ऑन, ओके, बट कंपनी चलते ही जाएगी, ओके। देखो, सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स है, मतलब मेंबर से अलग ही क्या है बताना आपकी कंपनी होती है। इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड चेंज ऑफ मेंबर्स। तो वही तो बात बोल रहा था, मेंबर्स मरे खपे या चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी विल बी स्टिल गोइंग ऑन, कंपनी रिमेन्स टू बी इन एग्जिस्टेंस, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, ओके। तो ये हुए आपके 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कंपनी की खूबियां बता रहे, विशेषता बता रहे, फीचर्स बता रहे। कौन से 3 पॉइंट हुए? नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब क्या हुआ, कंपनी जो है ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इन शॉर्ट, कंपनी को अगर आपको बनाना है तो उसे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक अलग बिजनेस एंटिटी है, ओके, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जब भी किसी के ऊपर स्यू करना है तो खुद के नाम पे स्यू कर सकती है, कोई दूसरा कंपनी पे स्यू करना चाहे तो वो कंपनी के नाम पे स्यू कर सकता है, क्योंकि वो तो कंपनी क्या बताना है, एक सेपरेट पर्सन ही तो है, ओके। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर है, मेंबर अलग कंपनी अलग, तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो डिस्पाइट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर, ये आपके मेंबर मरे, इंसॉल्वेंट होए या फिर चेंज हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, कंपनी तो एग्जिस्टेंस में डेफिनेटली रहेगी, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद कॉमन सील, ओके, कॉमन सील, इसका मैं पहले ही आपको ब्रीफ इंट्रो ऊपर से दे दूं तो जाके आप लोग यहां पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एक बात समझ के लेना, कॉमन सील का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता। बेटा मेरे को एक बात बताओ, हम बोल तो रहे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी खुद के नाम पे स्यू कर सकती है, खुद के नाम पे स्यू भी हो सकती है, ये सब चीजें हम लोग देख तो रहे। बट आप मुझे एक बात समझाना, आराम से बताना, कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देखो बेटा, एक नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है ना तो उस पर सिग्नेचर करनी पड़ती है, ये समझता है आपको। कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उस पर क्या करनी पड़ती है, सिग्नेचर देनी पड़ती है। तो कंपनी को हम बोलते रहे कि ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जब खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना तो सिग्नेचर का क्या, कंपनी को कहां हाथ है सिग्नेचर करने के लिए? अरे बात समझे कि नहीं समझे? और ना ही उसकी आंखें कि सिग्नेचर कहां करनी है। तो बोलने का मतलब है, कंपनी को जब आप पर्सन बोल रहे हो ना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हो ना, और ये भी बोल रहे हो साथ में कि भाई ये खुद से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इस पे स्यू कर सकते हैं और ये भी किसी और पे स्यू कर सकती है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो साइन होगा कैसे? तो उसका जवाब है कॉमन सील से, ओके। बात समझ में आ रही है आपको? कॉमन सील से कंपनी क्या करती है बताना, साइन करती है, ठीक है। कंपनी अगर उसके खुद के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहे तो हमेशा याद रखना वो किसके थ्रू कर सकती है बताना, कॉमन सील के साथ में कर सकती है, ओके।
कॉमन सील एग्जैक्टली क्या होता है? तो मैं अगर आपके गावरान लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो बेटा कॉमन सील का मतलब होता है सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ओके, कॉमन सील अगर मैं एकदम जनरलाइज लैंग्वेज में बोलूं तो क्या है बताना, ये सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ओके, दिस इज व्हाट सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना हो तो कंपनी को तो हाथ पैर है ही नहीं, तो फिर कंपनी कैसे साइन करेगी बताना, कॉमन सील से। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, एक ठप्पा होता है बच्चों, जो लगा दिया तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दिया। बट वापस से वही बात आप पूछेंगे, सर कंपनी को आप बोलते हाथ नहीं रहते तो वो साइन नहीं कर सकती, बट ये ठप्पा स्टैंप कैसे मारा जा सकता, ये कॉमन सील कैसे लगा पाएगी कंपनी? तो बेटा ध्यान रखना, कॉमन सील भी डेफिनेटली कंपनी नहीं लगाती, बट कंपनी के कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनके पास में ये कॉमन सील रखा जाता, और फिर जिस किसी कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर लग रहे कंपनी के तो वहां पे क्या लगा दिया जाता बताना, ये कॉमन सील लगा दिया जाता। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ द कंपनी जो होंगे तो उनके पास में कॉमन सील रखा जाता है, अच्छा बड़ा होता है वो कॉमन सील, और जब भी जहां भी सिग्नेचर लगेगी कंपनी की, जिस किसी डॉक्यूमेंट पे लगेगी तो वहां पे क्या लगा दिया जाता है, कॉमन सील लगा दिया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन सील। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, तुम्हारे मेरे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है कंपनी। देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते इन द मैनर एज अ नेचुरल पर्सन वुड डू, जैसे एक नेचुरल पर्सन तुम्हारे जैसा मेरे जैसा बंदा जैसे साइन कर पाएगा वैसे कॉमन सील नहीं कर पाता, या सॉरी वैसे कंपनी कभी साइन नहीं कर पाती। In order to enable the company to sign its document, it is provided with a legal tool called common seal. अब भाई ताकि कंपनी साइन कर सके फ्यूचर में, तो इसके लिए उसे एक डॉक्यूमेंट दिया जा या उसे एक टूल दिया जाता, वो टूल को क्या बोलते, कॉमन सील बोलते। इज दैट क्लियर? द कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट। अब ये जो कॉमन सील होगा ये अफिक्स किया जाएगा ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उस पे ये अफिक्स कर दिया जाता है। बाय द पर्सन ऑथोराइज टू डू सो, मतलब जिस पर्सन को आपने ऑथोराइज किया बस वही पर्सन क्या कर सकता है बताना, इस पे साइन मार सकता है, सिक्का मार सकता है। इज दैट क्लियर? Who in turn puts his signature for and on behalf of the company, और वो जब सिक्का मारेगा तो उसके नीचे खुद की साइन करेगा वो बंदा जिसके पास में कंपनी का कॉमन सील पड़ा है, वो जब कॉमन सील मारेगा तो उसके नीचे खुद की भी साइन करेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, ताकि कल चल के पता ये करना है हमें कि किसने कॉमन सील लगाया है कंपनी का, तो उसकी सिग्नेचर देख के हमें और भी पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस बंदे ने यहाँ पे क्या किया है बताना, सिक्का मारा हुआ है। ओके, तो उसका वहां पे और क्या लगता है, सिग्नेचर भी लगता है। तो कंपनी का कॉमन सील बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब पे कॉमन सील लगता है। नाउ द यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल। पहले कंपलसरी हुआ करता था कॉमन सील लगाना, अब ऑप्शनल हो गया। ओके, ऑल सच डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड अफिक्सिंग द कॉमन सील, अब जो जो डॉक्यूमेंट पे पहले कॉमन सील लगता, कंपनी का ठप्पा लगता, नाउ इंस्टेड बी साइंड बाय द टू डायरेक्टर्स एंड वन डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके, देखो बच्चों कॉमन सील अब क्या हो गया बताना, ऑप्शनल हो गया। पहले कैसा था, कंपलसरी। अगर कॉमन सील आप नहीं लगाना चाहते, कंपनी का स्टैम्प नहीं लगाना चाहते, तो कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर अलॉन्ग विद द कंपनी का सेक्रेटरी, ये दोनों मिलके क्या कर सकते बताना, साइन कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट को। ओके, तो इन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो काम बन जाएगा। लेकिन आपको यहां पे ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, अगर आपका कॉमन सील ऑप्शनल है, ओके, ऑप्शनल रहने के बाद आप मुझे बताना किन किन लोगों को यहां पे सिग्नेचर करनी पड़ेगी, या तो दो डायरेक्टर्स और कोई एक डायरेक्टर एंड
वन कंपनी सेक्रेटरी। ओके, इस कॉम्बिनेशन में सिग्नेचर मारी जा सकती है। व्हाट आई एम टेलिंग हियर, प्लीज ध्यान दो आप लोग। हम बोल रहे हैं जब आप ऑप्शनल बोलते हो ना कि भाई कॉमन सील लगाना आपको जरूरी नहीं है, जब हम ऐसी बात करते हैं तो बेटा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होगा, या तो सीधे सीधे दो डायरेक्टर्स ने अगर साइन कर दिया तो बात ओवर हो गई। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दो डायरेक्टर साइन कर देते तो काम खत्म हो गया, नहीं तो कोई एक डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी इन्होंने मिलकर साइन करी तो काम खत्म हो जाएगा। अब जो लोग एसपी ले चुके हैं उनको डायरेक्टर बोल के तो समझ में आ रहा होगा, बट जो लोगों का एसपी नहीं था उनको सबसे पहले यही दिक्कत आ रही होगी कि सर डायरेक्टर का मतलब क्या। तो बेटा एक ध्यान रखना, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी में जो पैसा होता वो पैसा कहां से आता, वो पैसा लोगों से आता। ओके, तो जो लोगों से पैसा आया वो लोग तो काफी होते हैं। अब इतने लोग कंपनी के ओनर बने तो क्या सब लोग जाके कंपनी में बैठ सकते हैं? ओके, टेबल कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। तो अकॉर्डिंगली ये जितने भी लोग हैं ना, तो इनमें से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि भाई अब कंपनी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। ओके, कंपनी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। तो ये जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं ना, वो आपके कौन होते हैं बताना, ये डायरेक्टर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैनेजिंग द कंपनी, कंपनी के जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं, तो ये सब अफेयर्स कौन मैनेज करते हैं बताना, आपके ये डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। आई होप सबके दिमाग में जा रहा होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को कॉमन सील नहीं लगाना हो तो हमेशा याद रखना, या तो पूरे पूरे दो डायरेक्टर्स क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे तो काम बन जाएगा, या फिर कोई एक डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी। देखो यहां पे एंड है, आपको अगर समझ रहा होगा यहां पे एंड है, मतलब अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते, मतलब टू डायरेक्टर्स अगर साइन नहीं कर रहे, तो एक डायरेक्टर एंड वन सेक्रेटरी ने करा तो काम थक जाएगा। बट आप बोलेंगे सर एक डायरेक्टर रहा तो होता क्या, नहीं होता। आप बोलेंगे सर एक कंपनी सेक्रेटरी रहा तो होता क्या, जवाब नहीं होता। ये दोनों भी एट अ टाइम लगेंगे, इन दोनों के सिग्नेचर वहां पे लगते हैं। ओके, नहीं तो फिर दो डायरेक्टर है, दोनों ने साइन किया तो चलता। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना। फिर जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी का, अब जैसे मान के चलो असेट लानी है कंपनी को, प्लांट एंड मशीनरी लानी है कंपनी के लिए, ठीक है, तो फिर प्लांट एंड मशीनरी लानी है तो वहां आपका मन करा कि यार कंपनी का कॉमन सील यहां पे नहीं लगाना, चलेगा क्या, चलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कोई दो डायरेक्टर्स को उस पे साइन करना पड़ेगा, या फिर एक डायरेक्टर एंड वन सेक्रेटरी इन्होंने वहां पे साइन किया तो फिर काम हो सकता। अरे समझे या नहीं समझे? ओके, तो ये बात हमेशा याद रखो, पहले कॉमन सील की रिक्वायरमेंट कंपलसरी में आती थी, अब ये कंपलसरी नहीं है ये रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट कैसी हो गई बताना, ये ऑप्शनल हो गई। ओके, हाँ, जब आप कॉमन सील नहीं लगाना चाहते तो आप लोगों ने वहां पे क्या लगाना है बताना, दो डायरेक्टर्स की साइन, या फिर एक डायरेक्टर और एक जो भी आपका कंपनी सेक्रेटरी होगा उसकी भी साइन लगा दो तो भी काफी रहेगा। ओके, अब ये जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स है हम इसके बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू। कंपनी, तो फीचर्स ऑफ कंपनी में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा, सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, उसके बाद में हमने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी, और फिर हमने देखा था परपेचुअल सक्सेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट, कॉमन सील। तो अगर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात आपको बताऊं तो हमने बहुत सिंपली देखा था कि कोई भी कंपनी तभी बन सकती है व्हेनेवर यू आर मेकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इट। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तभी जाके वो कंपनी बनने वाली। उसके बाद हम लोग देख रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग पर्सन बोल के हम लोग हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कंपनी को। फिर इसके बाद हमने देखा था परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस में हम लोगों ने सीखा कि आपके मेंबर्स में कम मे को, ओके, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, योर कंपनीज एग्जिस्टेंस विल नॉट गेट अफेक्टेड। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी अफेक्ट नहीं होगा बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर से।
और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक लास्ट पार्ट देखा था, दैट वाज कॉमन सील। ओके, तो कॉमन सील के बारे में हमने देखा, एक नॉर्मल पर्सन जब भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो सिग्नेचर के लिए बंदा अपने हाथ पांव यूज करके सिग्नेचर कर लेगा, बट कंपनी क्योंकि नेचुरल पर्सन है ही नहीं, इट इज जस्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसका सिग्नेचर होगा थ्रू कॉमन सील। पहले कॉमन सील की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती थी, बट नाउ कंपलसरी नहीं है, अभी कॉमन सील ऑप्शनल होता है। ओके, और जब कॉमन सील आपको अफिक्स नहीं करना है तो हमेशा याद रखना, वहां पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर या तो 2 डायरेक्टर्स ने उस पर साइन करना, या फिर एक डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों ने मिलकर साइन करना। ओके, तो इतनी बात हमने देखी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर कंपनी। ओके, तो जो भी कंपनी बनेगी तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कोई फीचर होगा तो वो होने वाला है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी का। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी is limited to the amount he has agreed to pay to the company on the shares allotted to him. Okay? अब ये पूरा सेंटेंस अगर आपको समझना है तो मेरी एक बात आपको छोटी सी समझनी पड़ेगी। देखो बच्चों, कंपनी के पास कैपिटल कहां से आता है? तो सीधी सी बात है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। अब बहुत लोग, आप लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से हो तो यू विल नॉट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। देखो, नॉर्मली किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बंदा क्या करेगा, अपने जेब में जितना पैसा है वो बिजनेस में पैसा डाल देगा और बिजनेस उसका स्टार्टअप हो जाता है। ओके, नॉर्मली ऐसे कैपिटल लगता है बिजनेस में। बट जब हम कंपनी की बात करते तो ऐसे काफी सारे लोग क्या करते, शेयर्स परचेस करते हैं कंपनी के, और शेयर्स परचेस करने के लिए उन्हें देना पड़ता है पैसा। तो कंपनी इशू करती है शेयर्स और लोग क्या करते बताना, पैसा देते हैं कंपनी को उन शेयर्स के बदले में। अब आप शेयर्स कितने भी परचेस कर सकते हो, जितना पैसा आपके पास में होगा उतने के आप लोग शेयर्स वहां से परचेस कर सकते हो। ओके, अब ये शेयर्स का जो पैसा होता है, जो वैल्यू होती है, वो आप लोग कंपनी को पे आउट करते हो। ओके, तो हमेशा याद रखना, हम कंपनी को जो शेयर्स पे अमाउंट दे रहे उससे ज्यादा 1 रुपया भी हमें कभी लाइबिलिटी आने नहीं वाली। कल चल के कंपनी अगर लॉस में आ जाए, कल चल के अगर कंपनी की पोजीशन लॉस मेकिंग पोजीशन होने लग जाएगी, तो भी हमेशा याद रखना, कंपनी आप लोगों से एक भी पैसा एक्स्ट्रा का नहीं मांग सकती। वो ओनली एंड ओनली शेयर का जितना अमाउंट आपके तरफ पेंडिंग है, आपके तरफ बैलेंस है, बस उतना ही पैसा आपसे कंपनी मांगती है, उससे ज्यादा आपसे कभी नहीं मांगेगी एक पर्टिकुलर कंपनी। अब जैसे कोई कंपनी है, उसका शेयर मान के चलो 10 रुपीज में बिक रहा है, तो आप लोगों ने उस कंपनी का एक शेयर परचेस किया। ओके, उस कंपनी का यू हैव परचेस 1 शेयर। अब वो जो एक शेयर आपने परचेस किया, तो सवाल है हमें उसे कंपनी को कितना देना पड़ेगा, तो जितनी शेयर की प्राइस है, तो मान के चलो शेयर की प्राइस है ₹10, तो हमें कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी आप लोग आपके दिमाग में फिक्स कर लो, ये 10 रुपए अगर आपने एक बार कंपनी को दे दिए ना, तो फिर इसके बाद कंपनी डूबे, नुकसान में आ जाए, कंपनी को कितने भी पैसे की जरूरत पड़े, बट कंपनी फिर आपसे 10 रुपए के ऊपर 1 रुपया भी नहीं मांग सकती। ये बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। इसके अपोजिट, लेट से आप लोगों ने कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, आपके पास में काफी सारा पैसा था और आपने देखा कि यार ये फील्ड बड़ी जबरदस्त है, यहाँ पे अच्छा पैसा अर्न किया जा सकता, तो आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, आपने पूरा पैसा लगा दिया उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। अब सवाल ये उठता, अब अगर वहां पे लॉस आता तो क्या आप लोगों को पूरा लॉस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो जवाब दे। अब बच्चों, ये लिमिटेड लाइबिलिटी के पॉइंट्स को एक बार हम लोग ऐसे समझ के लेते हैं, प्लीज ध्यान से देखना आप लोग। देखो बच्चों, अगर ये एक कोई पर्टिकुलर कंपनी बनानी है या कंपनी बन चुकी है, ओके, और यहां पे कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जिसके पास में स्पेयर मनी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये बंदा सोच रहा है कि यार ये जो स्पेयर में मनी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये स्पेयर मनी मैं क्यों ना कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं और कंपनी के शेयर्स में परचेस कर लूं। ओके, ये ऐसा प्लान चल रहा है इस पर्टिकुलर बंदे का, और इसने वैसे किया, कंपनी में स्पेयर मनी डाली
और शेयर कंपनी ने फिर किसको दे दिए बताना, इस पर्टिकुलर बंदे को दिए। तो ये जो बंदा होगा ना बच्चों, तो इसको बोला जाएगा शेयर होल्डर। इस बंदे को क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर, क्योंकि इसके पास में क्या है बताना, इसके पास में शेयर्स है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर। और इसने क्या किया, स्पेयर मनी कंपनी के पास में दी। ओके, अब जनरली देखो शेयर्स जो होते हैं ना बच्चों, तो शेयर्स 10 रुपए की वैल्यू के होते हैं, 100 की वैल्यूज के होते हैं, या वगैरह वगैरह कोई भी अमाउंट हो सकती। ठीक है, तो मान के चलो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर किसको दिया, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को दिया। तो इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने भी कंपनी को कितने रुपए देने चाहिए, 10 रुपए देने चाहिए। अब एक शेयर लिया तो 10 रुपए देगा, 2 शेयर लिया तो 20 रुपीज देगा, 3 लेगा तो 30 देगा, 10 शेयर लेगा तो 100 देगा, वगैरह वगैरह। ये तो आपको समझता ही है। तो अब यहां पे बात ये चल रही कि एक बार कंपनी को इसने ये 10 रुपीज दे दिए। ओके, 10 रुपीज अगर ये कंपनी को पे करता है, तो कल चल के कंपनी कितने भी लॉस में क्यों ना आ जाए, बट कंपनी इस शेयर होल्डर से कभी पैसा नहीं मांगने वाली। ओके, ये जितने 10 रुपए है ना, ये एक बार अगर मांग लिया, तो फिर उसके बाद कंपनी कितना भी लॉस हो जाए, तो इस शेयर होल्डर से पैसा कभी मांगने वाली ही नहीं है। ओके, तो बच्चों इसी को तो क्या बोला जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये जो शेयर होल्डर होगा, इसकी हमेशा याद रखना लाइबिलिटी कैसे होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। हिज लाइबिलिटी विल बी व्हाट, लिमिटेड। ओके, तो जितने ये 10 रुपए है, बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी रहेंगी। इन केस मान के चलो ऐसी सिचुएशन हो जाए, ये कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, मान के चलना कंपनी हैज इशूड व्हाट, शेयर, और ये शेयर इशू किया है 10 रुपए का, और अभी तक मान के चलो इस शेयर होल्डर ने सिर्फ पे किए हैं अभी तक ₹4। ओके, इस शेयर होल्डर ने अभी तक कितने पे किए, ₹4। शेयर था 10 का, बस शेयर होल्डर ने अभी तक कितने पे किए, सिर्फ ₹4 पे किए। ओके, अब कल चल के कंपनी लॉस में आ जाए, तो मैं तो आपको बोल रहा था कि कंपनी कल चल के लॉस में आए तो ये शेयर होल्डर से पैसे मांग ही नहीं सकती। बट अगर आप लोग यहां पे ध्यान दोगे, तो कंपनी ने शेयर कितने का दिया, 10 रुपीज का दिया, और अभी तक शेयर होल्डर से कितने पैसे आए, ₹4 आए। तो अब मेरा सवाल, क्या कंपनी पैसा मांग सकती है, तो पैसा मांग सकती है, और कितना रुपया मांग सकती है बताना, ₹6 मांग सकती है इस शेयर होल्डर से। ओके, तो हमेशा याद रखना, ये जो शेयर होल्डर होगा ना, इसकी लाइबिलिटी हमेशा हमेशा लिमिटेड होगी। ओके, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, इसकी सिर्फ लिमिटेड होंगी। लिमिटेड कहां तक होगी बताना, जितना शेयर की अमाउंट है बस उतनी ही लाइबिलिटी होती है। एक बार उसने वो 10 रुपए दे दिए, तो फिर उसके बाद तो भाई कंपनी डूबे, कुछ भी हो जाए कंपनी का, बट कंपनी उसे फिर वापस से कभी पैसा नहीं मांगने वाली। ओके, तो दिस इज योर नथिंग बट द पर्टिकुलर कंपनी, या कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी का हम लोगों ने क्या देखा, पार्ट देख लिया। ओके, तो अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं, सिंपली बोलूं, तो लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में हम लोग जहां बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बोला गया है, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज अग्रीड। ओके, जितना अमाउंट वो अग्री करेगा उतने ही अमाउंट की उसको लाइबिलिटी रहेगी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। तो जो शेयर्स उसको अलॉट किए गए, जो शेयर्स उसको दिए गए, बस उतने की ही उसकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की उसकी लाइबिलिटी नहीं आने वाली। ये चीज आप लोग दिमाग में फिट कर लेना। इफ सच शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, मतलब ये शेयर्स अगर फुल्ली पेड है, अब देखो ये जैसे यहां का केस लो, कितने का शेयर था, 10 रुपीज का शेयर था, और इस शेयर होल्डर ने कितने दे दिए, 10 रुपीज दे दिए, तो फिर इसको बोला जाएगा कि दिस शेयर इज फुल्ली पेड अप। ओके, पूरी तरह से इसको पेड कर दिया। फुल्ली पेड अप शेयर कब बोलने वाले हो, अगर शेयर का प्राइस था 10 रुपीज और शेयर होल्डर ने पूरे अगर 10 रुपए दे दिए, तो फिर उस शेयर को बोला जाएगा कि शेयर वॉज फुल्ली पेड अप। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बोला गया है, इफ सच शेयर्स आर फुल्ली पेड अप ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। मैंने आपको वही बोला, इसकी लाइबिलिटी सिर्फ कितनी होती है बताना, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। जितनी अमाउंट शेयर्स पे उसने अभी तक पे नहीं करी, बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी रहेंगी। अगर उसके शेयर्स फुल्ली पेड अप है,
उसने पूरे 10 में से 10 रुपए अगर पे आउट कर दिए तो फिर उसकी लाइबिलिटी वहां पे आने नहीं वाली, ये चीज का ख्याल रख। तो लास्टली बच्चों हम लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज एग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। मतलब जो शेयर्स उसको अलॉटेड थे तो उसके हिसाब से उसकी लाइबिलिटी भी फिक्स्ड होगी, ओके, और उतनी ही उसकी क्या आने वाली है, लाइबिलिटी आएगी, ओके। और उसके बाद में क्या बोला, इफ सच शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, अगर ये शेयर्स फुल्ली पेड अप निकले, ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी, तो फिर जाके उसकी कोई फर्दर लाइबिलिटी आने ही नहीं वाली। इस बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना, ओके। तो दिस इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर वगैरह में देखोगे तो भाई अगर सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में होता लॉस तो उसे क्या करना पड़ता, पूरा की पूरा लॉस अपने जेब से निकाल के देना पड़ता। बट ये ऐसा यहां पे नहीं होता। यहां पे हम सिर्फ कितने के लिए लाइबल होंगे, जितना हमारा शेयर का अमाउंट फिक्स्ड है बस उतने के लिए हम लोग लाइबल होंगे और उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं होने वाले। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, लिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके। डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब बच्चों इसके लिए भी आपको एक और चीज समझ के लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग कंपनी को आराम से अच्छे से समझ के ले पाओगे। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। नॉर्मली एक मान के चलो एक बंदा है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। लेट्स से इसने कोई एक ग्रोसरी शॉप उसने स्टार्ट करी है, इसने एक ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, ए नाम का बंदा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए ने इसमें पैसा लगाया, बिजनेस कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, सब काम कौन कर रहा है बताना, ये मिस्टर ए करते जा रहा है, ओके। अब सवाल मेरा ये, आपको नहीं लगता ये इस ग्रोसरी शॉप का ओनर भी है और यही बंदा मैनेज भी करता होगा? दोनों भी काम कौन कर रहा है बताना, ये पर्टिकुलर मिस्टर ए ही दोनों भी काम करेगा। ये ओनर भी है, मतलब ओनरशिप भी संभाल रहा है ग्रोसरी शॉप की, एंड उसे मैनेज भी कर रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है ग्रोसरी शॉप में तो ये भागते दौड़ते जाता है आपका मिस्टर ए, ओके। तो ये होता है नॉर्मल कोई भी बिजनेस। इवन पार्टनरशिप में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो नॉट ओनली तो ओनर्स बट ऑल्सो दे आर व्हाट, बट ऑल्सो दे आर मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस को भी मैनेज करते हैं, कौन, आपके पार्टनर्स, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये उठता, क्या कंपनी में भी ऐसा होता क्या? तो जवाब है ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझ के लेना। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो इस कंपनी के जो शेयर्स बिकते हैं ना बच्चों, तो ये शेयर्स जो होते हैं ना वो लाखों करोड़ों लोग परचेस करते हैं, ओके। ये जो शेयर्स है लैक्स ऑफ पीपल परचेस कर लेते हैं, या मैं तो बोलूंगा भाई थाउजेंड्स भी आप लोग पकड़ो। अगर 1000 भी लोग अगर शेयर्स परचेस करते हैं ना, तो हमेशा समझ के चलना जिन जिन लोगों ने शेयर्स परचेस किया दे विल बी बिकमिंग शेयर होल्डर्स। और एक चीज याद रखो, शेयर होल्डर्स को ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है। शेयर होल्डर्स को क्या मानते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब उस कंपनी का मालक किसको समझा जाता? शेयर होल्डर्स को समझा जाता, ठीक है। तो अगर इतने लैक्स ऑफ पीपल शेयर्स परचेस करे तो वो लैक्स ऑफ पीपल कंपनी के ओनर बनने लग जाएंगे। और जैसे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बंदा ओनर होता है वही मैनेज करता है, तो अगर आप ऐसे कुटाने कंपनी में भी करने लग गए तो मुझे एक बात बताओ, लाखों करोड़ों लोग या थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स कोई कंपनी में आके बैठे, जमेगा कि नहीं जमेगा? तो जवाब सीधा सा है, नहीं जमने वाला। पॉसिबल होगा क्या ऐसा? तो पॉसिबल नहीं होगा। इतने सारे लोग अगर ओनर बन जाए किसी कंपनी के, भाई कंपनी में ओनरशिप कैसे मिलती है? कंपनी के शेयर्स परचेस करके। जिसने कंपनी का शेयर परचेस किया तो वो बंदा कंपनी का क्या बन के रह जाएगा? ओनर बन के रह जाएगा। तो अगर इतने थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी है, तो बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या ये सारे के सारे ओनर टेबल पे जाके, कुर्सी पे जाके बैठ सकते क्या इसे कंपनी में? तो जवाब है नहीं। तो क्या ये जितने ओनर्स है वो कंपनी को मैनेज कर सकते क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना,
एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो तो वहां पे जो बिजनेस का ओनर होगा वही बिजनेस को मैनेज भी करता है, वही बिजनेस को क्या करता है, मैनेज भी करता है। बट जब हम कंपनी की बात करते तो कंपनी में हमेशा याद रखना बच्चों, कंपनी में क्या होगा बताना, जो ओनर्स होते हैं उनकी ओनरशिप कैसे आती है बताना, शेयर्स परचेस करने से ओनरशिप आती है। एंड इनकी ओनरशिप भले ही आ जाए बट ये बिजनेस को मैनेज नहीं करते। बात समझ में आ रही है? दे विल नॉट बी मैनेजिंग द कंपनी। ओके, तो आप बोलेंगे सर कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता, डे टू डे वर्किंग जो होती कंपनी की उसको कौन हैंडल करता? तो याद रखना ये लाखों करोड़ों ओनर्स ऑफ द कंपनी मैनेज तो नहीं कर सकते लेकिन ये अपॉइंट करके रखते हैं। ओके, ये क्या करते बताना, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। काय के लिए अपॉइंट करते हैं बच्चों? मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करते हैं। ओके, और जिन लोगों को मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता तो उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता। दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन आप लोग क्या निकाल रहे हो? द कंक्लूजन इज दैट कि जब भी कोई कंपनी रहेगी तो कंपनी में ओनरशिप कैसे मिलती है? शेयर्स परचेस करने से मिलती है। तो अगर इतने लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो जाएंगे एक कंपनी में तो मुझे बात बताना, क्या वो सारे की सारे शेयर होल्डर जाके धंधा मैनेज कर सकते क्या, कंपनी मैनेज कर सकते क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते। तो ये सब शेयर होल्डर्स मिलके, ये सब ओनर्स मिलके क्या करते हैं बच्चों? कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ओके, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करते हैं। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो बच्चों यहां पे हम लोग इसमें से रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर जो है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो काफी लार्ज होते हैं। जैसे मैं आपको यहीं पे बता रहा था लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो वो भी सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे हो सकते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू कैरी ऑन द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस। तो इन लोगों को काफी डिफिकल्टी होगी बिजनेस को कैरी ऑन करने में। ओके, दिस गिव्स राइज टू द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इसकी वजह से मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या चाहिए बताना, अलग अलग होना चाहिए आपके कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और ऐसा होता भी है कंपनी में, मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में और कंपनी के ओनर कौन होते हैं बताना, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मली अगर कोई सोल प्रोप्राइटर को देखोगे या पार्टनरशिप को देखोगे तो वही बंदा ओनर होता और वही बिजनेस को मैनेज भी करता। बट अगर कंपनी की बात करोगे तो कंपनी में क्या होगा बताना, मैनेजमेंट अलग और ओनरशिप अलग। ओनरशिप शेयर होल्डर और मैनेजमेंट कंपनी के पास में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होगा। ओके, उसके बाद नॉट अ सिटीजन। अब ये बात तो एकदम तय है, हम लोग तो जो बोलने के लिए बोल रहे बच्चों कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, या हम बोल रहे कि कंपनी पर्सन है, बट कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट अ सिटीजन। ओके, अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन इन द सेम सेंस एज द नेचुरल पर्सन इज दो इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये कैसे क्रिएट होता है बताना, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। इट हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस बट does not enjoy the citizenship rights. Okay, ये citizenship right इसको नहीं मिलते which is enjoyed by the natural citizen। जैसे normally natural citizens को जो right होते हैं वो right इनको नहीं होते। I hope सबको समझ गया होगा। Transferability of shares, this is very important। अब देखो बच्चों, ये जो शेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं और कोई बंदा चाहे तो कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकता है, और कंपनी के जब कोई बंदा शेयर्स परचेस कर ले तो वो बंदा कंपनी का शेयर होल्डर तो बन ही जाता है बट उस बंदे को कंपनी का ओनर भी बोला जाता। ओके, ये बात समझ के लो। लेकिन ये जो शेयर्स इस बंदे के हाथ में है ये दूसरे हाथ से किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो जवाब है जी हाँ, ही कैन ट्रांसफर द शेयर्स टू समवन एल्स। ओके, और इसी के लिए कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं।
कोई अपन परचेस तो कर लेंगे, मेरे पास में ज्यादा पैसा है तो मैं वो पैसों की बदौलत शेयर्स तो परचेस कर लूंगा, बट जब मुझे पैसे की नीड आएगी, जरूरत आएगी, तो मैं यही शेयर्स उठा के बेच दूंगा। ओके, तो इससे मुझे पैसा भी वापस मिलेगा। तो इन शॉर्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स विल बी देयर इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी में आप लोग हमेशा देखोगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आपको वहां पे नजर जरूर आएगा। ओके, देखो, कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, such shares are transferable by its members except in case of private limited company which may have certain restriction on such transferability। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे तो ये क्या कर सकते बताना, ये ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, कंपनी भी दो टाइप की हो सकती। ओके, वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप की कंपनीज मिलेगी, बट बेसिकली कंपनी के आप लोग दो पार्ट कर सकते हो। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जो पब्लिक कंपनी है ना, तो इसके शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को। बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर करने हैं तो कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस। ओके सर, प्राइवेट कंपनी क्या होती, पब्लिक कंपनी क्या होती, काफी लोगों को अभी नहीं पता होगा, तो बेटा इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो। मैं अगर तुमको पूछूं क्या कंपनी के ऐसे शेयर्स ट्रांसफर हो सकते क्या, तो आपने बोलना जी हां सर हो सकते, बट पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल होंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, बट प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ओके, इस बात का ख्याल रखना। देखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, कैपिटल कैसे आता है कंपनी के पास, जो शेयर होल्डर पैसा डालेंगे तो उसके थ्रू कैपिटल आता है कंपनी के पास। Such shares are transferable by members। इन शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता, वहां पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होंगी, और रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही फिर बाद में क्या होता है बताना, ट्रांसफरेबिलिटी होता है। ओके, तो ये बात का भी आप लोग ख्याल रखो। अगर आपको समझ रहा होगा तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या फीचर्स देखे, और ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कंपनी समझनी है तो ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब अगर कंपनी की बात चल रही है तो भाई कंपनी तो रजिस्ट्रेशन से ही बनती है, इनकॉर्पोरेशन से ही बनती है, इस बात का ख्याल रखना। फिर हमने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, तो जिसका मीनिंग क्या आता है, कंपनी अलग है, उसके किससे बताना है, उसके मेंबर से। फिर हमने देखा था परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है बताना, कंपनी का मेंबर के साथ कुछ भी हो जाए, कंपनी का मेंबर मरे, इंसॉल्वेंट होए या चेंज हो जाए, कुछ भी होगा तो भी कंपनी चलते जाएंगी। ओके, कॉमन सील, कॉमन सील का क्या देखा था हमने बच्चों, इट इज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कंपनी हाथों से तो साइन नहीं कर सकती, तो उसके लिए उसका कॉमन सील होता है, दैट वर्क्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। बट आजकल अब ये भी ऑप्शनल हो गया है। जब ऑप्शनल हो गया है तो कौन साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, तो उसके कोई भी दो डायरेक्टर या तो एक डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा मिलके ये सब कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में आपने क्या देखा बताना कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ओके, और लिमिटेड कितनी होगी, अमाउंट ऑफ शेयर्स की जितनी होगी। फिर हमने देखा डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, तो दोनों में आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंदर। ओके, हमने देखा कि जो एक नॉर्मल कंपनी होती है तो कंपनी में बंदा ओनर कैसे बनता, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो देन यू विल बी बिकमिंग द ओनर ऑफ दैट कंपनी। बट अब कोई कंपनी में इतने सारे ओनर है
तो क्या सारे के सारे धंधा करने के लिए बैठेंगे, बिजनेस करने के लिए बैठ सकते क्या कोई कंपनी में? तो जवाब है नहीं बैठ सकते, सारे के सारे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, तो फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ये ओनर सारे मिलके क्या करते हैं, कुछ एक बॉडी को इलेक्ट करते हैं टू परफॉर्म द मैनेजमेंट फंक्शन। कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और वो कौन होते बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर मैंने बोला ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या मैं बोलूंगा ये तो कोई सिटीजन नहीं होते। क्यों सिटीजन नहीं होते बेटा? वो नेचुरल पर्सन थोड़ी है, नेचुरल पर्सन ही सिटीजन हो सकता है, कंपनी तो बस बोला हुआ पर्सन है, इट इज जस्ट अ आर्टिफिशियल पर्सन। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये ट्रांसफर करे जा सकते हैं, पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अब पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट क्या है, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद पीरियोडिक ऑडिट की बात थी यहाँ पे, या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। कंपनी जब भी आप फॉर्म करोगे तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग के आपको बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, अगर इसमें आप फेल्यूर करोगे तो भाई पेनल्टीज वगैरह आपको दबा के बैठेगी। इन शॉर्ट हिसाब किताब रखना ऐसा बोला गया है, क्योंकि कंपनी में आपको भी पता है पैसा कहां से आ रहा, लोगों से आ रहा, लाखों करोड़ों लोगों से लाखों करोड़ों रुपए आ रहे, किसके पास में, कंपनी के पास में। तो उस पैसे का हिसाब किताब तो होना चाहिए ना, तो वो हिसाब किताब करने के लिए ही बोला गया है कि आपने मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करना, यू शुड मेंटेन व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक ऑडिट। अब बच्चों ऑडिट का मतलब अगर नॉर्मल सेंस में बोलूं तो चेकिंग होता, ये आपकी रोजी रोटी रहेगी। ओके, जब आप सीए बनोगे तब आप लोग ऑडिट ही करने वाले हो। तो पीरियोडिक ऑडिट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी में ओनर कौन रहते हैं। एक अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के ओनर कौन रहेंगे, तो भाई इसके ओनर होते हैं इसके शेयर होल्डर्स। ओके, और ये शेयर होल्डर कंपनी में मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं करते, तो जवाब है ये मैनेजमेंट नहीं करते। ओके, मैनेजमेंट करने के लिए तो इन लोगों ने किसी को अपॉइंट किया रहता है, और वो कौन होते बताना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करते हैं मैनेजमेंट। तो आपको नहीं लगता कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मैनेजमेंट कर रहे तो यही बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करते, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ भी कर सकते, ये क्या गड़बड़ भी कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सवाल ये उठता, इन्होंने अगर कुछ गड़बड़ करी तो फिर आपके ये जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स रहेंगे तो फिर वो क्या होने लग जाएंगे बताना, इनकी गड़बड़ की वजह से हैम्पर होने लग जाएंगे, तकलीफ उन्हें होने लग जाएगी कि यार इन लोगों ने गड़बड़ करके रखी है। तो सवाल ये उठता ऐसे केस में क्या होगा, तो जवाब ये है भाई आपको हमेशा कंपनी को क्या कराना पड़ता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ता है। मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, जो जनरली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराया जाता है। मतलब आप नॉर्मली समझ के रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग कराई जाती है कि ये जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए कि ये प्रॉपरली बनाए भी गए कि नहीं बनाए गए, इसकी चेकिंग की जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिट। ओके, तो फिर जब भी कंपनी फॉर्म होगी तो हमेशा उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए उसका ऑडिट होगा, और वो ऑडिट कौन करता है बताना, आपके जैसे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब फ्यूचर में जब बन जाओगे तब आप कर पाओगे। समझ में आ रही बात, अभी नहीं। तो पीरियोडिक ऑडिट, a company has to get its account periodically audited through the chartered accountants। तो अपने लोगों से क्या कराना चाहिए भाई, लोगों ने अकाउंट इन्होंने अकाउंट सारे ऑडिट कराना चाहिए। ओके, अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से इन्होंने क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशन पे ऑडिट भी कराना चाहिए। और लास्ट में राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब देखो मेनली देखा जाए तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ही ओनर होते हैं, जो कि बाहर बैठते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको चेक करने का एक राइट होना चाहिए उसके ओरिजिनल ओनर्स माने शेयर होल्डर्स के पास। तो बस इसी के लिए बोला है कि इन्हें हमेशा क्या रहेगा, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी किसी कंपनी के अकाउंट्स की, तो उसे एक्सेस करने दिया जाएगा या उसे हैंडल करने दिया जाएगा, किसे बताना, शेयर होल्डर्स को।
the right of the shareholders of company to inspect its books of account with the exception of books open for inspection under statute is governed by the articles of association. In short, उनको right रहेगा, बस आप इतना ही जान लो. ओके, तो ये तो 3 नीचे के आपको लॉ में भी नहीं दिखेंगे पॉइंट्स, बट सिर्फ हमको याद रखने मेन पॉइंट 8 नंबर तक के थे जो हमने इन टोटलिटी पूरे देख लिए. आई होप आपको इससे कंपनी क्या होती वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर व्हाट कंपनी. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज यहां पे हम लोग कवर अप करेंगे. ओके, थैंक यू.